Hello everyone, hi. Welcome back to Voices of Meerut. Here we are uncovering extraordinary stories from fascinating people and professionals in and around Meerut. So today we have a very unique guest with us, Dr. Pranav Gupta, who has an extraordinary skill set, not just one, two of them. He is a senior anesthesiologist here in Meerut and also a certified mutual fund advisor. So welcome sir. Thank you. Thanks a lot, Rashi, for inviting me on your podcast. Thanks. सर बहुत ही यूनिक स्किल सेट सा बता दिया आपने एंड आई एम श्योर जो भी सुनेगा उसको लगेगा कि ये ऐसे कैसे हो सकता है. सो बिफोर जस्ट डाइविंग इनटू ऑल ऑफ दैट लेट जस्ट स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बेसिक एंड बिगिनिंग. एनेस्थीसियोलॉजी कहाँ से सोचा और क्यों ये फील्ड आपने चूज करी? मेरे फादर भी एक एनेस्थीसियोलॉजिस्ट थे एंड उनको देख के मुझे ये समझ में आया कि एनेस्थीसिया कितना इम्पॉर्टेंट प्रोफेशन है, पेशेंट्स के लिए कितना ज़रूरी है. एंड पहले तो मैं एक सर्जन बनना चाहता था, बट धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि एनेस्थीसिया मेरे टेम्परमेंट को ज़्यादा सूट करता है, तो फिर मैंने एनेस्थीसिया प्रोफेशन चूज़ किया. सर जैसे हमारी ब्रांचेस ना हम समझते हैं थोड़ी अलाइड ब्रांचेस हैं, क्योंकि जब एमबीबीएस में होते हैं ना तो सबको यही होता है मेडिसिन करनी है, सर्जरी करनी है, उसके बियॉन्ड कोई शायद सोच नहीं पाता. बट वो ऐसा क्या मोमेंट था भाई? एमबीबीएस में तो हम सब सोचते हैं ना ये करेंगे ये करेंगे. वेरी यूनिक थिंग एनेस्थीसियोलॉजी, सारी सर्जरीज का बैकबोन यही है भाई, हम उनके पास ही भागते हैं, सर कुछ कर दीजिए, बता दीजिए क्या कर सकते हैं. तो ऑब्वियसली कमिंग फ्रॉम दिस बैकग्राउंड तो एक बेसिक आपके पास होगा कि ये होता है, बट जब एग्ज़ाम वगैरह देते हैं तब वो ऐसा क्या था कि यही ब्रांच सही है भाई, यही करनी है? एनेस्थीसिया बहुत यूनिक ब्रांच इसलिए है क्योंकि उसमें हमें जैसे ही हम पास आउट होते हैं वैसे ही हम कमाना शुरू कर देते हैं. हम पीक एकदम से नहीं पहुंचते सर्जरी में, बट एनेस्थीसिया में एक यंग एनेस्थेटिस्ट भी लगभग उतना ही कमाता है जो एक सीनियर एनेस्थेटिस्ट कमाता है. इनफैक्ट एक यंग एनेस्थेटिस्ट ज़्यादा कमा रहा होता है क्योंकि वो दौड़ दौड़ के काम कर रहा होता है. एज आप सीनियर होते चले जाते हो, आप रिस्ट्रिक्ट होते चले जाते हो, आप अपने सर्जन्स को चूज़ करने लगते हो, आप अपने टाइम को कंट्रोल करने लगते हो. एंड एनेस्थीसिया में एक बहुत और ख़ासियत है कि आप सेलेक्टिव हो सकते हो. आपके पास पेशेंट आएगा तो आप सर्जरी करोगे, लेकिन आपको अगर घूमने जाना है तो आप कह सकते हो अब मैं घूमने चला गया हूँ. बट ऐसा सर्जरी में या गायनी में नहीं होता. बट इसके नुकसान भी हैं क्योंकि आपको दिन रात भी काम करना पड़ता है. एंड आपके अंदर कुछ क्वालिटीज़ होनी चाहिए एनेस्थेटिस्ट की, लाइक आप बहुत कॉन्फिडेंट होना चाहिए. अगर पेशेंट को कुछ हो रहा है तो और आप कॉन्फिडेंट नहीं हो तो आप मैनेज नहीं कर पाओगे. आपके अंदर कमिटमेंट होना चाहिए, पैशन होना चाहिए काम करने का, कंटिन्यूसली सीखना चाहिए. क्योंकि आप अगर पेशेंट को कोई प्रॉब्लम हो रही है और आप उसको हैंडल करना नहीं आ रहे समझ रहे हैं तो आप उसे ढंग से हैंडल नहीं कर पाएंगे. तो ये कमिटमेंट, कॉन्फिडेंस अपने ऊपर बहुत ज़रूरी है एक अच्छे एनेस्थेटिस्ट के लिए. बिल्कुल, ये तो सर बहुत ही आपने एक अच्छा एंगल बता दिया. मैंने इस तरीके से कभी सोचा नहीं है. कमाई वाला एंगल तो बहुत एक नई चीज़ है, बिकॉज नॉट जस्ट मेडिसिन, व्हेन वी टॉक अबाउट एनी करियर इट ऑब्वियसली टेक्स यू टाइम टू रीच, आई वुड इवन से नॉट इवन अ गुड, अ वेरी कंफर्टेबल लाइफ में भी बहुत टाइम लगता है. आदमी धीमे धीमे स्टेप अप करके कमाता है. बट अगली बार कोई ब्रांच के लिए पूछेगा तो मैं ये बात उसको ज़रूर बोलूँगी कि एनेस्थीसिया में शुरू से कमाई अच्छी हो जाती है. बट उसका एक नेगेटिव भी है कि कमाई की एक लिमिट है. जो सर्जन होता है वो धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है और बहुत ज़्यादा कमाने लग जाता है. हम सर्जन से ही कंपेयर करते हैं कि उनके साथ काम कर रहे हैं, बट एनेस्थेटिस्ट की एक लिमिट होती है. उन्हें पर केस कुछ अमाउंट मिलता है एंड वो जितना आप काम करोगे उतना कमाते हो. तो इट इज़ मोर ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि कितना अमाउंट ज़रूरी है लाइफ के लिए. एंड देन कम्स द अदर एस्पेक्ट विच मैंने किया फाइनेंस में. वो इसीलिए किया क्योंकि कितना अमाउंट कंपलसरी है आपकी लाइफ के लिए. आप कमाने को कितना भी कमा सकते हो, बट आपको ज़रूरत कितनी है. वर्क लाइफ बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है. तो वर्क लाइफ बैलेंस में आप उतना ही कमाना चाहिए जितना आपको ज़रूरी है, जितने आपके कमिटमेंट्स के लिए ज़रूरी है, जितने आपके शौक़ के लिए ज़रूरी है. और एक्स्ट्रा कमा के आप अपने आप को नुकसान भी कर रहे हो. प्लस एनेस्थीसिया में जो पेशेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, वो बहुत आपको सेटिस्फेक्शन देती है. जब मैं एक पेशेंट को ट्रीट करता हूँ और पेशेंट ऑपरेशन के बाद मुझसे कहता है अच्छा हो गया, तो एक सेटिस्फेक्शन मिलता है कि पेशेंट को पता भी नहीं चला कि उसकी सर्जरी हो गई. पेशेंट कम्प्लीटली पेन फ्री रहा
and patient is so comfortable when patient comes out of the surgery that उसको हमें मज़ा आ जाता है, उसको मज़ा आ जाता है सर्जरी वो तो वी एज आई थिंक होल पॉपुलेशन आर वेरी थैंकफुल टू एनेस्थीसियोलॉजिस्ट बिकॉज सबने कोई ना कोई कभी प्रोसीजर कराया, उसके बिना तो पॉसिबल है ही नहीं। किसी ने जब भी कुछ कराया होगा तो ये तो पता लग जाता है कि भाई दर्द नहीं होना चाहिए, पता नहीं लगना चाहिए, ऑब्वियसली दैट इज़ द मेन थिंग। बट यस, आई वाज कमिंग टू दिस ओनली वर्क लाइफ बैलेंस। डू यू थिंक इट हैज़ little bit changed generation wise? I think the younger generation is more bent towards having a better work life balance. Yeah, because when I see my seniors, like I'm working with one of my surgeons. He wants to start the case at 7 o'clock. Once some of my surgeons want to start the case at 4 o'clock in the morning, but younger surgeons would try to do it at 10 o'clock or 11 o'clock. So we work with different surgeons, and this is another beauty of anesthesiologist, that when you go to a place, to a hospital, give anesthesia, and you continuously go to that place, you start working with different people and try to understand different people. Everyone has a different aptitude, and you have to deal with it. You have to learn to deal with the surgeon, his assistants, and to understand him or her. एंड सो एनेस्थेटिस्ट एक बहुत जल्दी ग्रो हो जाता है, उसको बहुत लाइफ समझ में आने लगती है, इसलिए एनेस्थेटिस्ट अध्यात्म में भी बहुत जाता है, क्योंकि उसको पेशेंट का जो इतना डीप ले जाते हैं पेशेंट को, हम एक बिल्कुल उसे पैरालाइज कर देते हैं और फिर उसको ज़िंदगी वापस लेके आते हैं। तो एक ये जादू जैसा होता है पेशेंट के लिए, और जो एक अच्छा एनेस्थेटिस्ट होता है वो कम्प्लीटली पेन फ्री रखता है पेशेंट को। हम वेंटिलेटर भी मैनेज करते हैं, आईसीयू में भी काम करते हैं, तो वी डेवलप अ होलिस्टिक व्यू ऑफ द पेशेंट एज वेल एज लाइफ। एनेस्थीसिया पूरी बैकबोन है सर्जरीज की। एक आपने यहाँ पे और एक अच्छा पॉइंट जो बोला, पहले मैं वो उठाती हूँ कि इतने लोगों से मिलते हैं, लोगों के एक्सपीरियंसेस हम देखते हैं। मुझे लगा था ये हमारी वाली ब्रांच की चीज़ है कि हम इतना ज़्यादा पेशेंट इंटरेक्शन करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा समाज की या लोगों की समझ आनी शुरू हो जाती है। बट अगेन सी दैट इज़ व्हाट आई से, द मोर यू टॉक टू पीपल यू लर्न। तो आपने तो ये बहुत अच्छी बात बताई, व्हेन यू टॉक टू सीनियर पीपल या यू आर वर्किंग इन डिफरेंट सेटअप्स एंड दिस हेल्प्स यू शेप एज अ पर्सन, सो यू ऑल्सो थिंक यू मैच्योर अर्लियर? या वी मैच्योर अर्लियर बिकॉज आपके पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एक मेरे पास पेशेंट आया, इसके बाद पल्स लेस है, बीपी लेस है, और आपको उसकी ज़िंदगी बचानी है। अगर आप पूरी मेहनत करते हो, एक पेशेंट था हमारा जिसको इतना ज़्यादा ब्लीड हो गया था कि उसको पल्स भी नहीं था, बीपी नहीं था, और हमने उसके साथ मेहनत करी, सर्जन भी थे, मैंने भी करी, उसको ऑपरेट करा उस लेवल पे, और वो शाम तक बीपी नहीं था, बस हार्ट चल रहा था, तो हमने और शाम तक उसको ठीक किया। 7 दिन बाद वो घर गई। और कई बार ऐसा भी होता है कि हम पेशेंट को नहीं बचा पाते, तो हमें मेंटली उतना स्ट्रांग होना पड़ता है कि हम अपनी पूरी मेहनत कर रहे हैं, और उसके लिए हमें उतनी नॉलेज होनी चाहिए कि हम उसको 90% 95% टाइम्स बचा सकें। वो हमारे पास फैसिलिटीज़ होनी चाहिए जो कि आज मेरठ में अवेलेबल है। वी आर डूइंग द बेस्ट सर्जरीज। आई हैव डन anesthesia to more than 150 kidney transplants. We are doing bariatric surgeries, and we are doing advanced laparoscopic surgeries. रोबोट आ रहा है, 3D आ गया है, प्लेसेस वेयर द रिसोर्सेज आर वेरी लिमिटेड, तो वहाँ पे हम पेशेंट्स को कम से कम पैसे में भी काम कर रहे हैं। हमारे प्लेसेस हैं जहाँ पे हम 10,000 में भी सर्जरी कराते हैं, और लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, वहाँ पे भी हमें बेस्ट देना होता है, और हम बेस्ट काम भी कर रहे हैं। तो मेरठ एक ऐसा जगह है जहाँ पे आप कम से कम और बेस्ट से बेस्ट चीज़ कर रहे हैं। यही बात है सर, पॉडकास्ट का हमारा सारा मकसद ही है ये बताने का कि ब्यूटी ऑफ मेरठ। आपकी बात सुन के बहुत लोग ये पूछेंगे कि रोबोटिक सर्जरी हो रही है यहाँ पे, एडवांस लैप्रोस्कोपी हो रही है। वी बीइंग इन द फील्ड प्रोबेबली डोंट रियलाइज दैट हाउ अ नॉर्मल पर्सन व्यूज दीज थिंग्स, और उनको लगता है कि सारी चीज़ें दिल्ली जाके फैसिलिटी मिलती है। तो इस बात पे और बताइए अपनी एक्सपर्टीज़ के बारे में। व्हाट आर यूनिक थिंग्स दैट यू हैव डन, या ऐसी कोई टेक्नोलॉजीज जो आप स्पेसिफिकली आप करते हैं कि लोगों को पता चले मेरठ में ये होता है भाई? यूनिक विच आई हैव डन इज द यूज़ ऑफ सुप्राग्लॉटिक एयरवे डिवाइस आईजेल। आईजेल एक ऐसी डिवाइस होती है जब हम एनेस्थीसिया दे रहे होते हैं या पेशेंट को इमरजेंसी में भी हम उसे डाल सकते हैं, और उससे हम पेशेंट की जान बचा सकते हैं। वो हमें एनेस्थीसिया में भी यूज़ करते हैं। वो इतना आसान होता है डालना कि
मैं अपने ओटी में सबको सिखाता हूँ, सबको आना चाहिए, क्योंकि उससे पेशेंट की जान बच सकती है। एंड यूनिक ये है कि मैंने वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा किया है। जो इन्वेंटर ऑफ आईजेल है लंदन में, उन्होंने मुझे फ़ोन करके बताया कि सर आपने सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में किया है और आप इसका पेपर पब्लिश कीजिए। और आई हैव डन मोर देन 20,000 केसेस अंडर आईजेल। तो वो एक यूनिक है, हमें हर तरह से यूज़ करना आता है, हम बेस्ट। और उसका बेनिफिट क्या होता है कि पेशेंट इतना कंफर्टेबल रहता है सर्जरी के बाद कि उसको कई बार ऐसा होता है, अच्छा हो गया मेरा ऑपरेशन, सही में मेरा ऑपरेशन हो गया, ऐसे ऐसे रिस्पॉन्स आते हैं पेशेंट के, तो उससे बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता है। दैट इज़ वेरी ग्रेटिफाइंग, वो बहुत ही सेटिस्फैक्ट्री है आई थिंक ये वाली चीज़। राइट। Again, sir, being in the OT most of the day, and I feel being to mortality very close. How does that shape a person who's working in anesthesia? सो वेरी क्लोज टू मॉर्टेलिटी होता है हमारा। एज एन एनेस्थेटिस्ट हमें उतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर बीपी पेशेंट का 50 है, सपोज एक पेशेंट आया था जिसको 7 गोली लगी हुई थी एंड उसको पूरी बॉडी में ऐसा ब्लड लॉस था कि उसको बचाना मुश्किल था, बट उसकी सर्जरी 7 घंटे चली एंड लिवर भी इंजरी थी, एब्डोमेन में भी इंजरी थी, स्पाइन में भी इंजरी थी, बट क्योंकि मैं उसके साथ 7 घंटे रहा, विच इज़ वेरी रेयर, आई वॉज एबल टू स्टेबलाइज दैट पेशेंट ओवर द 7 आवर्स। तो उसका बीपी पहले सपोर्ट पे था, फिर 7 घंटे में वो सपोर्ट कम हो गया, मैंने उसको इतना फ्लूइड दिया, इतना ब्लड दिया कि वो स्टेबल हो गया एंड वो पेशेंट फिर कुछ दिनों बाद आईसीयू से रूम में शिफ्ट हो गया और अपने घर चला गया। तो वो एक सेटिस्फैक्शन जो मिलता है मेहनत करके पेशेंट की जान बचाने का, वो सेटिस्फैक्शन शायद किसी और ब्रांच में नहीं है जितना एनेस्थीसिया में। सर पता लग रहा है ब्रांच से बहुत ज़्यादा प्यार है मुझे, तो ये चीज़ में मैं बहुत बिलीव करती हूँ क्योंकि मुझे भी बहुत ज़्यादा है। बट अगेन सब लोग सुनते हैं एनेस्थीसिया और हमें लगता है कि ओटी वाली ब्रांच है, इसमें तो ओटी के अंदर ही रहते हैं, बट what is life beyond OT? I'm sure there is a lot more things happening these days. Yeah, anesthesia outside OT is a lot of things. Like we give anesthesia in MRI. बच्चे होते हैं CT स्कैन में, MRI में कराने में डरते हैं, उन्हें कैंसर बच्चे होते हैं, उन्हें 40 बार रेडियोथेरेपी की ज़रूरत होती है, उन्हें 40 बार एनेस्थीसिया देना होता है, इस तरह से देना होता है कि वो दे भी पाए, कॉम्प्लिकेशंस भी ना हो और वो हम दूर भी रहते हैं उनसे। ऐसे ही पेनलेस डिलीवरी, प्रसव के दौरान बहुत ज़्यादा दर्द होता है कुछ लेडीज़ को, जो कि एक हाथ कटने से भी ज़्यादा होता है और वो लोग भूल जाते हैं क्योंकि उसका रिजल्ट बहुत अच्छा होता है और वो एकदम से ठीक हो जाता है। बट क्या इतना पेशेंट को पेन लेने की ज़रूरत है आज के दौर में? नहीं है। आज से 40 साल पहले से ये प्रथा चली आ रही है जिसे कहते हैं पेनलेस डिलीवरी। एपिड्यूरल हम लगाते हैं, पेशेंट को कोई दर्द नहीं होता, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता और पेशेंट अपना जोर भी लगा पाता है पेशेंट और कंफर्टेबल डिलीवरी करा पाता है। उसको हम यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं और मैंने बहुत सारे पेशेंट्स में पेनलेस डिलीवरी कराई है। ऐसे ही हम आईसीयू में काम करते हैं, हम एंडोस्कोपीज में कराते हैं, तो ये एक बहुत सारा वेरीड चीज़ें हैं जिसमें हम काम करते हैं। और सो पेनलेस डिलीवरीज मेरठ में हो रही हैं? बिल्कुल हो रही हैं। तो ये सबके लिए एक नई चीज़ है क्योंकि मुझे भी इस बारे में इतना नहीं पता है कि हो जाती है। हर चीज़ के लिए दिल्ली नहीं भागना है, यहाँ पे आपको फैसिलिटीज़ मिलती हैं, आप ढूंढो, पूछो कि कहाँ हो रहा है, क्या हो रहा है। और बिल्कुल सही बात आपने कही, दर्द हो रहा है, ज़रूरी थोड़ी सारा दर्द सहन करना ही है। हाँ, उसको आप क्यों सहन करना है जब उससे रिलीफ किया जा सकता है। और छोटा मोटा पेन नहीं होता है, पेशेंट चिल्ला रही होती है और मुझे बहुत वो लगता है, मैं उसको किसी भी तरह से करने के लिए तैयार रहता हूँ। अगर मुझे पास पेनलेस डिलीवरी की कॉल आती है तो मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं उसमें जा सकूँ और उसको मैं एपिड्यूरल लगा सकूँ एंड उसका एक दर्द रहित प्रसव में हेल्प कर सकूँ। सर आई बिलीव इन द सेम प्रिंसिपल। जब हमारे पास पेशेंट आते हैं और वो बोलते हैं कि घर वाले बोल रहे हैं हैंडल कर लो, मेडिटेट कर लो, अरे टाइम के साथ ठीक हो जाएगा, आई सेड इट्स वेरी ईजियर सेड देन डन। ठीक है, जिसको दर्द नहीं हो रहा फिजिकल या इमोशनल, ज्ञान देना बहुत आसान है, सहन कर लो, टाइम के साथ ठीक हो जाएगा। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड इट, राइट? इफ़ यू आर नॉट एबल टू हैंडल इट, आपसे चाहे मेंटल पेन, फिजिकल पेन, तो मत करो। आज के ज़माने में जब इतनी सारी सुविधा आपके पास उपलब्ध है, आपको किसी भी तरीके के इमोशन या फिजिकल डिस्ट्रेस में क्यों जीना है? क्यों जीना? बिल्कुल बिल्कुल।
ultimately the goal I do not think is to be very happy all the time. I think it is to be comfortable. Yes, and safety first, comfort next. This was what I had written in my pharma book, and still I follow it. कि वो बहुत ज़रूरी है कि पेशेंट सेफ भी होना चाहिए और कंफर्टेबल भी होना चाहिए. बिल्कुल. बिकॉज एवरीबडी कम्स टू अस एंड सेज मेरे घर वालों ने ये दवाई बंद करा दी, उन्होंने कहा ये गोली मत खाओ, अब मुझे ये हो रहा है, अब दर्द हो रहा है, अब नींद नहीं आ रही है. इट्स योर लाइफ, अल्टीमेटली इट्स योर डिसीजन. Other person can advise and they can give you 10 kinds of remedies, but if you are not able to handle it, then you have to take a call and be like मेरे से नहीं हो रहा है, मुझे help चाहिए भाई. So do not shy in asking people, professionals for help. And coming again to pain, सर पेन क्लिनिक का बताइए. पेन, हम लोग पेन के लिए बहुत स्पेसिफिकली ट्रेंड होते हैं. एक्चुअली अगर एनेस्थीसिया को कहा जाए तो वी राइट इट एज अ पेरी ऑपरेटिव फिजिशियन. अच्छा. And we write a degree as anesthesiologist, critical care and pain specialist, because we are taught to treat pain. पेन में ब्लॉक्स दिए जाते हैं, नर्व ब्लॉक्स दिए जाते हैं, एंड वो हम सर्जरी के लिए भी देते हैं. और वही ब्लॉक्स हम किसी को ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया, यहाँ पे पेन है या घुटने में पेन है या बैक में पेन है, वही ब्लॉक्स हमें पेशेंट को पेन में देने लगते हैं. सिंस वी आर trained to do this, we are the best person to do this. So pain management is actually a different branch in anesthesia. We learn it. So हमारे एक anesthesia branch है जिसमें हम सब कुछ सीख रहे हैं. उसके बाद हम सुपर स्पेशलिटी भी करते हैं इसमें, जो पेन एक सुपर स्पेशलिटी है, और क्रिटिकल केयर इसकी सुपर स्पेशलिटी है, ऑब्स्टेटिक एनेस्थीसिया, कार्डियक एनेस्थीसिया, ये सब सुपर स्पेशलिस्ट हैं जो कि बड़े मेट्रोज में ज़्यादा पाए जाते हैं, और हम लोग ये सब एक साथ करते हैं क्योंकि हमने वैसी ट्रेनिंग ली है. सर ये तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ हो गई ज़िंदगी में. सबको बस पेन से ही तो छुटकारा चाहिए. तो अल्टीमेटली तो मेरे ख्याल से क्लिनिक भी होनी चाहिए. फिर तो सबसे पहले आदमी को एनेस्थीसियोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए कि भाई पेन ख़त्म कर दे मेरा. बिल्कुल. और हमारे यहाँ मेरठ में पेन क्लिनिक्स हैं ऐसी जो कि जो खाली पेन का काम करते हैं. वी हैव एनेस्थीसियोलॉजिस्ट हु डू पेन क्लिनिक ओनली, एंड इफ़ यू गो टू एनी बिग हॉस्पिटल यू विल फाइंड एनेस्थीसियोलॉजिस्ट, एंड ऑल मेडिकल कॉलेजेस में यहाँ पे सब जगह पेन क्लिनिक होते हैं. यहाँ पे मैनेज किया जाता है. बहुत ही अच्छी बात है ये तो. सर एक आजकल अखबार में, सोशल मीडिया पे, सब जगह ना ये रॉन्ग CPR या फिर बोले कि जो फ़नी वीडियो या गलत टेक्निक वाली वीडियो वायरल हो जाती हैं, फिर सब डॉक्टर ग्रुप में वो घूमती हैं कि ऐसे नहीं देते हैं, सीखा क्यों नहीं जाता है, कहेंगे देखो सब कितना गलत कर रहे हैं, ऐसे नहीं होना चाहिए. बट अलॉन्ग विद दैट आई एम ऑल्सो सीइंग अ रिसेंट ट्रेंड ऑफ making people learn how to do CPR in schools and in different agencies beyond medical colleges and beyond medical institutions. तो I understand उसमें भी आप लोगों का ही primarily रोल है. हाँ, हमारी एक इनफैक्ट सोसाइटी है. पहले हमारी अमेरिकन सोसाइटी ऑफ एनेस्थीसियोलॉजिस्ट की वजह से गाइडलाइंस बनी थी सारी. ASA गाइडलाइंस हैं जो कि सब लोग फॉलो करते हैं. अब हमारी इंडियन सोसाइटी ऑफ एनेस्थीसियोलॉजिस्ट की गाइडेंस बनी है जो कि हम फॉलो करते हैं, और उसको हम सिखाने की कोशिश करते हैं. तो हमने एक बार कंपनी गार्डन में करा था प्रोग्राम जिसमें हमने CPR सिखाया था. कुछ हम कॉलेजेस में, कुछ हॉस्पिटल्स में और स्कूल में हम मैंने प्रोग्राम करे हैं साथ में. मेरे पास क्योंकि मैं सेक्रेटरी रहा हूँ काफ़ी टाइम तक एनेस्थीसिया सोसाइटी ऑफ मेरठ का, और अभी फाइनेंस सेक्रेटरी हूँ, तो मेरे पास ही 2 मैनिक्विन हैं जो कि मैनिक्विन पे हम सिखाते हैं. और हम कंटिन्यूसली कोशिश करते हैं कि हम सबको सिखाएं, क्योंकि एक CPR एक ऐसी चीज़ है सबको आनी चाहिए. लाइफ सेविंग स्किल है ये तो. बिल्कुल लाइफ सेविंग स्किल है, और एक्चुअली स्कूलों में सिखानी चाहिए. तो इनफैक्ट आपके पॉडकास्ट के माध्यम से मैं कहूँगा जो स्कूल हमें अप्रोच करना चाहते हैं तो हम बहुत विलिंग हैं वहाँ पे CPR सिखाने के लिए. और इट जस्ट टेक 1 hour 30 minutes टू टीच CPR. बहुत आसान होता है. ये तो सर हम कोशिश करते हैं अपने हर पॉडकास्ट के थ्रू, यार पीपल वी मीट, वी वांट टू से दैट आवर एजुकेशन सिस्टम दो इज़ वेरी, आई वुड से एक स्ट्रक्चर्ड है, सब कुछ है, बट देयर इज़ अ लॉट ऑफ बेसिक लाइफ स्किल्स दैट आर लैकिंग. चलो हर चीज़ हम करिकुलम में इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते, बट इफ स्कूल्स आर विलिंग, आई थिंक बेसिक सेक्स एजुकेशन, बेसिक मेंटल हेल्थ अवेयरनेस, लाइफ स्किल्स, बहुत बेसिक टैक्स के काम, मतलब इतना कि इंसान जो स्कूल से निकले ना, बस सिर्फ जो हम बोलते हैं ना पढ़े लिखे, एजुकेटेड और स्किलफुल वाला फ़र्क होता है कि
बच्चे को आना चाहिए। 12th में आज बच्चा छोटा नहीं है, कॉलेज में वो चला जाता है, अकेले रहता है, पता चलता है आता कुछ है नहीं, कपड़े धोने भी नहीं आते अपने, और बाहर कॉलेज चले जाते हैं, वहाँ ना खाना बनाना आता है ना कुछ आता है। हम लोग सब गए ना, हमें नहीं आता था कुछ, हम वहाँ से कैसे हो गया, अब क्या करें। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है ये, और फाइनेंस एजुकेशन भी बहुत ज़रूरी है, सब आना चाहिए। तो एक ओवरऑल डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है स्कूल्स में। बेसिक्स ऑफ एवरीथिंग वी शुड नो, बाकी तो एक्सपर्ट पे हमने छोड़ ही रखा है सारा काम। सर ओटी की बात हम कर रहे थे, ओटी एक्सपर्टीज़ है, ओटी का मैनेजमेंट है, आईसीयू मैनेजमेंट है, तो चलो सर्जन या कोई भी जना जो ऑपरेट कर रहा है उसका काम तो वहाँ हो गया, बाद में पेशेंट जब शिफ्ट हो जाता है आईसीयू में, उसका उसमें भी बहुत लंबा मैनेजमेंट है, रिकवरी बहुत लंबी है, उसमें आप लोगों का प्राइमरीली वहाँ पे क्या रोल रहता है? जैसे मैंने बताया कि एनेस्थेटिस्ट एक क्रिटिकल केयर एक्सपर्ट भी होता है। क्यों होता है? क्योंकि वी आर द बेस्ट इन डीलिंग विद एयरवेज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आईसीयू में पेशेंट्स होता है तो वेंटिलेटर पे होते हैं कुछ पेशेंट्स, उनके लिए एंडोट्रेकियल ट्यूब जिसे हम बोलते हैं वो रहते हैं, उसके लिए हम सबसे ज़्यादा ट्रेंड होते हैं। जो भी पेशेंट को हम एनेस्थीसिया देते हैं तो हम वेंटिलेटर पे रखते हैं, जिसे ओटी वेंटिलेटर कहते हैं, वो इज़ क्वाइट सिमिलर टू आईसीयू वेंटिलेटर। और अब हम आईसीयू वेंटिलेटर्स की चीज़ें भी ओटी वेंटिलेटर्स में एडवांस्ड आने लगी हैं। तो वी आर स्किल्ड इन मैनेजिंग दैट। ऑल्सो वी आर स्किल्ड इन मैनेजिंग सिडेशन, जो पेन रिलीफ, और पेशेंट को एक ऐसा होना चाहिए आईसीयू में जब हम उसे जगाएं तो वो जग जाए, अदरवाइज सोता रहे, ना बहुत ज़्यादा सोए ना बहुत ज़्यादा जगे। तो वो एक स्टेज मेंटेन रखना। फिर ब्लड प्रेशर फॉल होता है तो हम उसको मैनेज करते हैं ओटी में, ब्लीडिंग होने लग सकती है, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो हम कॉन्फिडेंटली उसे मैनेज करते हैं ओटी में, वैसे ही हमें आईसीयू में मैनेज करना होता है। तो एंटीबायोटिक्स है, जो प्रोसीजर्स हैं लाइक सेंट्रल लाइन्स है, आर्टीरियल लाइन्स है, वो हम ओटी में भी डालते हैं, वही हमें आईसीयू में डालते हैं। अगर इवन एक फिजिशियन मैनेज कर रहा है तो एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच होता है आईसीयू पेशेंट मैनेजमेंट में, जिसमें ज़्यादातर एक एनेस्थेटिस्ट इंचार्ज होता है जो कि सब मैनेज करता है और हेल्प लेता है फिजिशियंस की और ब्रांचेस की जिस पेशेंट को ट्रीट करने के लिए। तो एनेस्थीसिया खाली एनेस्थीसिया नहीं है, क्रिटिकल केयर भी है, पेन भी है, और आउटसाइड ओटी एनेस्थीसिया भी होता है। बिल्कुल। और सर मैंने सुना है कॉलेजेस में ऐसे कोड लोग सुनते एक टीम भागी भागी आती है एनेस्थीसिया वालों की, कि हम करेंगे जो करना है, बहुत एक्टिव रहती है एक टीम, उसी के लिए रहती है शायद हमेशा। बिल्कुल, एनेस्थेटिस्ट हैज़ टू बी वेरी एक्टिव, एंड आई फाउंड प्राइवेट प्रैक्टिस एनेस्थेटिस्ट आर वेरी गुड कार ड्राइवर्स ऑल्सो। क्योंकि वो चल के उन्हें नई नई जगह जाना है बार बार, बहुत तेज रहना पड़ता है। दे आर फास्ट व्हेन रिक्वायर्ड एंड दे आर काम व्हेन रिक्वायर्ड। पेशेंट को कामली ऑब्जर्व करते रहते हैं, देखते रहते हैं कि उसको कोई ज़रूरत तो नहीं, और जैसी ज़रूरत होती है तो लाइटनिंग फास्ट एक्टिविटी होती है। be on your feet, I think a lot, not thinking very quick. We have to be thinking very quick. अगर पेशेंट को डेथ और लाइफ में सिर्फ 3 मिनट होते हैं, 3 मिनट पेशेंट के ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिली तो पेशेंट सर्वाइव नहीं कर सकता। एंड यू हैव टू टेक डिसीजंस वेरी वेरी क्विकली, एज वेल एज यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट। अगर पेशेंट में दिक्कत हो रही है तो आपका दिमाग बंद नहीं होना चाहिए, आप ऐसा नहीं होना चाहिए हाय मैं नहीं कर सकता, दिस शुड नॉट हैपन। यू शुड बी कॉन्फिडेंटली सिटिंग डूइंग द बेस्ट फॉर द पेशेंट। एंड जब तक आप पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं यू शुड डू द बेस्ट। सर हमारा तो खैर बहुत कम इंट्रैक्शन होता है क्योंकि वी जस्ट मीट एनेस्थीसिया पीपल इन दी ईसीटी, दैट्स अ वेरी स्मॉल प्रोसीजर, पर उसमें भी हम उनके पीछे पड़े रहते हैं, जल्दी करा दो, हमारा पहले करा दो, प्लीज़ हमारा केस ले लो, हमारा छोटा सा केस है। सो आई एम श्योर ऑब्वियसली यू नो अबाउट ऑल दिस। अब तो मैं बहुत इंटरेस्टिंग वाली चीज़ पे आ जाती हूँ, ये हाउ इज़ द जंप या व्हाट इज़ द कनेक्शन बिटवीन एनेस्थीसिया एंड फिनेंस, या ये आपने कब सोचा कि ये और बढ़िया चीज़ है, अब मुझे ये और करनी है? एक्चुअली तो मैं फाइनेंस से एक्सपोज था बचपन से, क्योंकि मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर वाज अ वेरी रिनाउंड डॉक्टर एज वेल एज ही यूज्ड टू डू शेयर्स, and his shares have been passed on to the generation and was held with my mother until recently. And my grandmother ने पूरी ज़िंदगी उस शेयर्स के पैसे से काटी, एक ही शेयर HUL कंपनी के शेयर्स के पैसे से काटी। So I knew the importance of shares from the very beginning of my life. And my father was reluctant for shares,
And then when I started my investment was when I got the first salary. I started in mutual funds. उसमें थोड़ा थोड़ा पैसा म्यूचुअल फंड में डालने लगा. 12,000 मिलते थे, 4,000 जाते थे. 30% इज़ द रूल. 30% ऑफ योर सैलरी और इनकम यू शुड पुट इन म्यूचुअल फंड्स सो दैट आपकी लेटर ज़िंदगी अच्छी हो जाए. फिर when I got married, the interesting thing was my father-in-law after retirement क्या करना है, वो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बने. फिर उन्होंने he became a certified financial advisor. He is a very well read person. उन्हें पढ़ने का शौक़ है, वो हर चीज़ पढ़ते हैं. सिमिलरली जब मैंने DNB कर ली, एनेस्थीसिया क्लियर कर लिया, तो मुझे भी पढ़ने का शौक़ होने लगा. जब पैसे आए तो पैसे मैनेज करने का शौक़ होने लगा और उनसे प्रेरित होके मैं भी फाइनेंस मैनेज करने लगा. फिर मेरे एक फ्रेंड को मैंने देखा, वो FD में पैसा लगा रहे थे, जो कि एक्चुअली पैसे को कम कर रहा है आपके. क्यों? क्योंकि महंगाई बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है 6% से, और आपको FD में मिल रहा है 6%, और उसमें से भी टैक्स कट जा रहा है. तो एक्चुअली 6.5 7 से ज़्यादा तो कहीं मिलता नहीं. तो एक्चुअली आपका पैसा कम हो रहा है. तो पैसा बचाना और निवेश करना, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट आर 2 different things. इवन इफ यू आर सेविंग, योर मनी इज़ नॉट ग्रोइंग. सो जब मेरे एक फ्रेंड अपना पैसा FD में डाल रहा था, तो मैंने कहा भाई आप क्यों FD में डाल रहे हो, मत डालो, गलत है. कह रहे मेरे को किसी और पे विश्वास नहीं, तुम करो म्यूचुअल फंड, तुम मेरा लगवाओ. देन आई टुक द कोर्स एंड डिड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर कोर्स एंड became a certified mutual fund distributor so that I can help others reach their financial goals. सर, तो पर इतनी कम एज में इतनी हिम्मत और समझ होना भी तो बहुत मुश्किल चीज़ है कि पहली सैलरी आती है तो लगता है ना सब खर्च कर दो. पहली बार पैसे आते हैं हाथ में तो लगता है ये भी ले लो, वो भी ले लो, और उसमें से 30% आई बिलीव इज़ अ वेरी बिग अमाउंट एट एनी स्टेज. फिर भी लगता ही है. आई बिलीव इन द रिसेंट ट्रेंड्स बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल हैव स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट इन्वेस्टमेंट. आई रिलेटिवली फील इट्स अ न्यू थिंग, बट ऑब्वियसली आप पहले से कर रहे हैं. तो how have you seen like the journey changing since you have been doing it and now with the times, like especially post COVID? So क्रेडिट टू माई मदर. मेरी मदर, मेरे फादर की डेथ हो गई थी, मेरी नानी की डेथ हो गई थी, और मैं और मेरी मदर थे अकेले. उन्होंने फिर भी मुझे हैदराबाद भेजा एनेस्थीसिया करने के लिए. एंड कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, कुछ मेहनत करनी थी, तो वो पैसा बचाना शुरू किया था शुरू से. अब जब ट्रेंड जो चेंज हो रहा है, उसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि मार्केट ऊपर जाता है, नीचे जाता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे जाता है. 100 रुपये के आपके 1000 रुपये हुए, वो 800 रुपये होते हैं, फिर वो 800 रुपये, फिर 1500 रुपये होते हैं. अब मेरे पास बहुत तरह के क्लाइंट्स हैं. जो मेरा स्टाफ है, सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है स्टाफ का मैनेजमेंट. वो 10,000 रुपये कमा रहा है, 2,000 रुपये बचा रहा है, और वो जो 2,000 रुपये बचा रहा है वो अपनी एंड ऑफ लाइफ सिचुएशन के लिए बचा रहा है, मतलब रिटायरमेंट के लिए बचा रहा है. और वो उसको पता है कि ये जो है मेरे जो 2,000 बच रहे हैं वो एटलीस्ट इकट्ठे तो हो रहे हैं, वो बढ़ेंगे, उसे पता है, उसे समझ में आता है. लेकिन जो डॉक्टर्स हैं वो उतने कह सकते हैं कि फाइनेंस के लिए जागरूक नहीं है. वो परेशान हो जाते हैं कि पैसा क्यों कम हो रहा है. तो ये वो समझते नहीं कि देयर विल बी अ बेयर मार्केट, देयर विल बी अ बुल मार्केट. पैसा कम होगा फिर बढ़ेगा, लेकिन जो बढ़ेगा तो ज़्यादा बढ़ेगा. अल्टीमेटली अगर आप लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहते हैं तो आपका पैसा बहुत ज़्यादा बढ़ता है. तो मेरे को ये समझ में आया कि जो लोग पैसा नहीं बचा पा रहे थे, वो हमारा स्टाफ, जो कि मेरा एक बहुत बड़ा एक पार्ट ऑफ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटरशिप में आता है, वो इसलिए है क्योंकि वो अपनी लाइफ के गोल अचीव कर पा रहे हैं. उससे वो अपनी ज़िंदगी को ज़्यादा सुधार पा रहे हैं, और उनके अंदर एक कमिटमेंट आ रहा है पैसा बचाने का, पैसा सेव करने का. और एक जैसे रोज़ सुबह सूरज उगता है और वो एक तरीका फॉलो करता है, वैसे ही हमें प्रॉपर फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना चाहिए अपनी लाइफ का, जो इसके थ्रू मैं करा पा रहा हूँ और लोगों की फाइनेंशियल मैनेजमेंट करा पा रहा हूँ. सो स्पेशली कमिंग टू डॉक्टर्स, कमाने में तो बहुत लोग लगे हुए हैं, बट आई ट्रूली बिलीव व्हाट यू से कि
they don't have a lot of stability beyond their practice or beyond their work. So how can finance या financial management help them in getting that stability कि मैं नहीं भी काम कर रहा हूँ तो आ रहा है पैसा? तो उसके लिए सिप करनी बहुत ज़रूरी है। SIP जिसे हम बोलते हैं, SIP के बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। आपके बैंक अकाउंट से डायरेक्टली कट जाता है। आपको ये नहीं देखना कि बेयर मार्केट है, बुल मार्केट है, कब लगाना है, नहीं कब लगाना। डॉक्टर्स बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बट उनका सारा दिमाग पेशेंट की तरफ फोकस्ड होता है। वो सोचते हैं कि हम फाइनेंस मैनेजमेंट भी अच्छी तरह कर लेंगे, जो हम कर रहे हैं वो सही कर लेंगे, बट हमें वो जो एक्सपर्ट है या जो उसमें इंक्लाइंड है उस पर विश्वास करना चाहिए, उनको अपना पैसा देना चाहिए, क्योंकि वो आपको गलत कदम से बचा सकते हैं। अब मेरे कुछ डॉक्टर्स फ्रेंड हैं जो इस टाइम, जो सबसे बढ़िया टाइम इन्वेस्टमेंट का, जो कि बियर मार्केट है, उसमें से पैसा निकाल रहे हैं, उसमें लगा नहीं रहे हैं, क्योंकि वो एडवाइस नहीं ले रहे, तो वो गलत कर रहे हैं और अपना नुकसान कर रहे हैं। लेकिन जो फाइनेंशियल एडवाइस ले रहा है या किसी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू कर रहा है, तो उसे एक जैसे अर्जुन का सारथी कृष्ण थे, बिना सारथी के अर्जुन जीत नहीं सकता था, वैसे एक बिना म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के, जो कि आपको गलत काम करने से रोक रहा है, आपको फाइनेंशियल सक्सेस प्रिवेंट नहीं पहुंच पाते आसानी से। सर, एक इंटेलिजेंस हो गई, एक टाइम हो गया, बट देन दिस थिंग विच इज एक्सपर्टीज। मे बी आई एम वेरी इंटेलिजेंट एंड आई कैन रीड अ लॉट ऑफ स्टफ, बट दैट डज नॉट मीन मैं प्लम्बर का काम कर सकती हूँ, ना कर सकती हूँ, ना करना चाहिए। मैं लाइन ख़राब ही करूँगी, पानी और आना बंद हो जाएगा। सो जस्ट बिकॉज वी कैन गेट अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड वी कैन डू इट डज नॉट मीन वी शुड। कुछ कामों के लिए, बहुत कामों के लिए मुझे लगता है आउटसोर्सिंग कर देना या एक्सपर्टीज़ की हेल्प लेना ही ज़्यादा सही रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, एडवाइज़र्स हैं, वो आपको आपके गोल में पहुंचने में बहुत सहायक होते हैं, क्योंकि वो आपको गलत करने से रोकते हैं। वो आपका फाइनेंशियल प्लान बनाते हैं। जैसे आपको चाहिए होता है कि मुझे घर बनाना है, या बच्चों की शादी करनी है, या बच्चों की का एजुकेशन के लिए, या अपने रिटायरमेंट के लिए, जो 4-5 मेजर गोल्स होते हैं, उसके लिए कितना पैसा चाहिए, कितना इकट्ठा करना है। कुछ डॉक्टर्स होते हैं लाखों करोड़ों रुपए में कमाते हैं, बट वो लैंड लेने में ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि ये ज़्यादा अच्छा है, इसमें ग्रोथ हो रही है। क्यों? क्योंकि कंपाउंडिंग पता नहीं चलती। जो हमारा फाइनेंस का ग्रोथ होता है वो इस तरह से होता है, कर्व, वो स्ट्रेट नहीं होता। जब आप 10 साल तक इन्वेस्ट करते हो, जब आप 2 करोड़ 5 करोड़ इन्वेस्ट कर लेते हो, तो एकदम से ऊपर पहुँचता है। आप 10 साल तक कंटिन्यूस इन्वेस्ट करते हो, तब आपका बहुत ज़्यादा पैसा ग्रोथ होता है, फिर आप वो उस लेवल पे पहुंच पाते, लेकिन तब उतना पेशेंस नहीं होता, उतनी समझ नहीं होती। तो उन्हें वो जो कंपाउंडिंग है, वो आप अगर 10% 15% का कंपाउंडिंग कर पाते हो, 20% का कर पाते हो, तो बहुत ज़्यादा कंपाउंडिंग होती है। कंपाउंडिंग इज सेड टू बी द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। बहुत सुना है सर ये शब्द कंपाउंडिंग, आपने अच्छा उसे एक्सप्लेन किया कि धीमे धीमे बढ़ेगा पर तब तेज बढ़ेगा। पावर ऑफ कंपाउंडिंग तो है, एंड आई थिंक पेशेंस उसका सबसे बड़ा गेम है। पेशेंस, कॉन्फिडेंस, आप शांति से सिप करते रहो, आपके अकाउंट में से चलता रहेगा, और जब आपको ज़रूरत होगी, जब आप उसे 10 साल 15 साल कर लोगे, तो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि आपका कितना पैसा हो जाएगा। आप पुराने ज़माने में देखो, PPF लोग करते थे, और अगर आप 10,000 रुपये महीना करते हो 20 साल तक, 7% पे आपका 51 लाख होता है, 12% पे 91 लाख होता है, 15% पे 1 करोड़ 32 लाख होता है, और 20% पे अराउंड मोर देन 2 करोड़ होता है। अनइमेजिनेबल है अगर ऐसे सोचा जाए कि ऐसा हो भी कैसे सकता है। वो आदमी को 50 लाख मिलता था तो लगता था इतना इकट्ठा हो गया। क्यों? क्योंकि 20 साल तक उसने रेगुलरली 10,000 लगाया। और वही अगर म्यूचुअल फंड में आप प्रॉपरली करते हो तो 20% तक मिलता है 20 साल में, लेकिन वो 20 साल इम्पॉर्टेंट है, वो पेशेंस इम्पॉर्टेंट है, वो नहीं होता हम लोगों को। लंबा गेम। We as I think psychiatrist also I highly discourage people who are into day tradings, जितने भी हमारे पास आते हैं, because then they come with a lot of stress and anxiety कि आज क्या होगा। तो हम कोई financial experts नहीं है, बट इतना stress management में तो हमें पता है कि लाइक पेशेंटली काम करो, धीमे करो, लंबा खेलो। अगर तुमसे नहीं होता है तो रोज वाला काम मत करो, because then they get into this vicious circle of losing and then trying to just gain it back, and in that whole loop they get trapped into these mental health issues, क्योंकि नहीं होता टॉलरेट, अब रोज होता जा रहा है। ठीक है,
ये फाइनेंशियल प्रिंसिपल जैसे इतने सारे हैं, आपने बताया इतने क्लाइंट्स आपके पास आ रहे हैं, कितना आपको लगता है हमारी मेडिकल फील्ड में ये कितना सिवियरली लैकिंग है? लैकिंग तो मैं मानती हूँ, बट कितनी जगह ऐसी है जो लैकिंग है और हम कहाँ का इम्प्रूव कर सकते हैं? एक फाइनेंस बैकग्राउंड से अगर आप प्रॉपरली इन्वेस्ट करते हैं तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपको पता है कि मैं फाइनेंशियली सिक्योर हो गया, तब आप अपने प्रोफेशन में ज़्यादा ध्यान दे सकते हो। यू आर नॉट वर्किंग फॉर मनी, यू आर वर्किंग फॉर सेटिस्फैक्शन। और वो एक बहुत बड़ी चीज़ मुझे अपनी पर्सनल लाइफ में मिली जब मुझे ये समझ में आ गया कि पैसा तो मेरे को इतना कमा रहा हूँ, इतना हो जाएगा, इतना ज़रूरत है, दैट इज़ ये तो अचीव्ड। सर बहुत मैच्योरिटी वाली बात है, ये कब समझ में आएगी? अ लॉट ऑफ पीपल या majority ऑफ द पीपल बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन या एवरीथिंग, एवरीबडी इज जस्ट रनिंग आफ्टर मनी। And you will leave that all money and go to another world. तो काम करना ज़रूरी है, मेहनत करना ज़रूरी है, पेशेंट के लिए वर्क करना ज़रूरी है, बट इतना नहीं कि आप ज़िंदगी जीना ही भूल जाओ। आप अपने फैमिली को टाइम देना ही मत करो। वन ऑफ माई कोलीग्स वाइफ सेड कि सर आते ही नहीं घर, तो वो नहीं करना है। आपको वर्क लाइफ बैलेंस करना ज़रूरी है। आपको पैसा तो अच्छा लगता है, चाहिए होता है, लेकिन कितना? क्या अपनी लाइफ से इम्पोर्टेंट है? क्या आप पेशेंट्स को ट्रीट कर पाओगे अगर आप सिर्फ पैसे के पीछे ही भागते रहे? तो पैसा मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। एंड लैंड इज़ नॉट अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट, बिलीव मी। हसल कल्चर की तो हम बात करते हैं, हमने अभी भी डिस्कस किया कि नई जनरेशन वाइज चेंज तो हो ही रहा है इसमें, बट यार इतनी इसमें चीज़ें हैं, अब मैं कहाँ से बोलूँ क्या बोलूँ कि फिनेंसेस छोड़ो, डॉक्टर्स तो अपनी हेल्थ के लिए भी नहीं कॉन्शियस नहीं है। तो वो एक आई थिंक MBBS से या आई वुड से उससे भी पहले ना, जब से नीट की प्रिपरेशन करते हैं, वी आर सो मच फोकस इन गेटिंग दैट गोल। इवेंचुअली विद लाइफ द गोल्स आर जस्ट चेंजिंग, वी आर चेजिंग दैट। सो वो गोल ना इतना स्ट्रीमलाइंड है कि वही होता चला जा रहा है। पहले वो रैंक थी, फिर वो कॉलेज था, फिर वो पेशेंट थे, फिर वो शायद एक फाइनेंशियल गोल हो जाता है। तो कहीं ना कहीं वो सिस्टम ही फ्लॉड है, या फिर हमें ही वो विजन कभी डेवलप नहीं हुआ था, देयर इज अ लाइफ बियॉन्ड दिस। Yes. So my routine is like I get up normally at 5:30 in the morning. My trainer come at 6 o'clock. I exercise from 6 to 7, and then I usually have cases from 8 o'clock in the morning. But that is not fixed. And even I train junior anesthesiologist. When I go to medical colleges and train my anesthesiologist, I tell them that health is very important. So overall well-being is to be healthy, wealthy, wise, to be socially acceptable, and have a work-life balance. Health is extremely, extremely important. And considering today's scenario when anyone can get ill at any point of time, मतलब कल का कुछ पता नहीं। हमारी स्पेशली साइकाइट्री में हम जब बात करते हैं ना, देयर इज सो मच ऑफ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स दैट वी टॉक अबाउट। हम कहते हैं कि जेनेटिक तो हमारे हाथ में थे ही नहीं, बट जितना इन्वायरमेंट आज हमारे हाथ में है दैट इज़ एक लेवल तक मॉडिफाइबल है। तो जितना मॉडिफाइबल है वो तो हमें कर लेना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, वी नीड टू लिव अ हेल्दी लाइफ and do all the modifications possible. That is very true. सर इसमें ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या फिर एक टाइप ऑफ जो कहते हैं ना, जैसे सिप बताया आपने, कट रही है हर महीने, सिप इन्वेस्ट होती जा रही है। सो हाउ मच इज दिस इम्पॉर्टेंट फॉर अ वेरी सेटिस्फैक्ट्री लाइफ? से लाइक एट अ पर्टिकुलर एज इफ आई हैव दिस एक्स अमाउंट ऑफ मनी, सो थोड़ा तो मैं मेंटली भी रिलैक्स हूँ ना फिर, कि हाँ भाई मेरा फ्यूचर सिक्योर होता चला जा रहा है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका एक्सपेंडिचर कितना है या आप कितना करना चाहते हैं एक्सपेंडिचर। सो अराउंड इफ अ वेरी वेरी गुड लाइफ इन मेरठ वुड रिक्वायर नॉट मोर देन 1 लाख रुपीज़ अ मंथ, एंड उसके लिए आपको अराउंड 2 करोड़ 33 लाख रुपीज़ चाहिए अकाउंट में। उससे आप इफ़ यू अचीव दैट देन यू विल विदाउट वर्किंग that will give you 1 lakh plus inflation adjusted 1 lakh, मतलब जैसे एक साल में पहले साल में 1 लाख पर मंथ, उसके बाद 1,07,000 पर मंथ, एंड फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ एनी नंबर ऑफ ईयर्स। वो उसका एक स्ट्रैटेजी होती है जिसे हम कहते हैं 3 bucket स्ट्रैटेजी। उसको हम उस तरह से मैनेज करते हैं जिससे कि आप कभी तक भी उसे कर सकते हो। सो अगर आपको 1 लाख चाहिए तो 2 करोड़ 33 लाख चाहिए, और अगर 2 लाख चाहिए तो 4 करोड़ 66 लाख रुपीज़ चाहिए। दैट इज़ द अमाउंट दैट इज़ रिक्वायर्ड। बट
वी एज डॉक्टर्स कीप ऑन वर्किंग, सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हम काम करते रहेंगे। तो वो 2 करोड़ का गोल भी ज़रूरी नहीं है। अगर आप 2 लाख रुपए महीना कर रहे हैं तो और आप 1 लाख रुपए महीना बचा रहे हैं, तो यू कैन डू वंडर्स, यू कैन एक्चुअली हैव वेरी गुड अमाउंट ऑफ मनी। और वो हम डॉक्टर्स क्यों कर पाते हैं? क्योंकि हमने बहुत मेहनत करी होती है। हम भूल जाते हैं कि हमने 12th में कितनी मेहनत करके हम MBBS में सेलेक्ट हुए, उसके बाद हमने 5 साल कितनी ज़्यादा मेहनत करी, उसमें हम पढ़े लगे रहे, पेशेंस के साथ मेहनत करी। उसके बाद हमने PG के लिए तैयारी करी, PG में 3 साल बहुत ज़्यादा मेहनत करी। मैंने शादी नहीं करी जब तक मेरा PG क्लियर नहीं हुआ। शादी होने के बाद फिर हम कंटिन्यूसली सुबह से रात तक मेहनत करते रहते हैं। कितना हमें स्ट्रेस होता है, ये लोग भूल जाते हैं जब वो सोचते हैं कि ये डॉक्टर 1000 रुपये की फ़ीस क्यों ले रहा है या 2000 रुपये की फ़ीस क्यों ले रहा है। जो उसने पूरी ज़िंदगी निकाल दी है, जो मेरे साथ वाले 20-22 साल की उम्र से कमाने लग गए और अच्छा कमा रहे हैं, उनके पास कंपाउंडिंग की वजह से इतना पैसा है, बट हम तो 35 साल की उम्र में कमाना शुरू करते हैं। हमने अपनी पूरी ज़िंदगी निकाल देते हैं। Some days I feel that when they are low days, night does not feel worth it. You have invested so much of time and energy. कोई भी बोलता है ना ऐसे लाइफ में, यार रीसेट बटन होता ना तो मैं स्कूल में चली जाती, मैं चली जाती, मैं कहीं वापस नहीं जाऊँगी, मैं दोबारा नीट नहीं दूंगी, मैं दोबारा PG की तैयारी नहीं करूँगी, और PG तो मैं दोबारा बिल्कुल नहीं करूँगी। सो यस, एक वो बहुत ही, आई थिंक द प्रेशर ऑफ गिविंग एनी एंट्रेंस एग्जाम, नॉट जस्ट नीट, इज़ वेरी वेरी हाई, स्पेसिफिकली इन इंडिया। तो कहीं ना कहीं अगर आगे चल के हम अपने थोड़ी फाइनेंसेस बेटर मैनेज करें तो तब तो थोड़ी बुद्धि शांत रह सकती है, क्योंकि ऑलरेडी यू हैव एग्जॉस्टेड अ लॉट ऑफ ब्रेन पावर एंड योर एनर्जी देयर। सो SIP इज़ वेरी वेरी गुड। उसका सबसे बड़ा ये है कि वो धीरे धीरे बढ़ता रहता है और आपको एक रेगुलरिटी करता है। आपके पास जितना अमाउंट कमा रहे हो आप, उसका 30% आपको इन्वेस्ट करना है मिनिमम। अगर आप 3 लाख कमा रहे हो तो 1 लाख इन्वेस्ट करना है SIP में, और वो SIP आपके गोल्स से अलाइंड होनी चाहिए। आपके रिटायरमेंट के लिए 20,000, आपके बच्चों के एजुकेशन के लिए 20,000, आपके बच्चों की शादी के लिए 20,000, इस तरह से आप अलाइन करते हो। आपके शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए, कार के लिए, घर के लिए, उस तरह से आप अलाइन करते हो। एंड यू कैलकुलेट पहले से कि हमें को इस टाइम इतने रुपए चाहिएंगे, तो उसके हिसाब से आप पूरा मैनेज करते हो। दैट इज़ कॉल्ड फाइनेंशियल प्लानिंग, विच वी डू नॉट डू। हम क्या करते हैं, बस 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दो, इसमें कर दो, कौन से म्यूचुअल फंड अच्छे हैं, ये अच्छे हैं, चलो चलो इसमें कर दो। हमें वो दिखाया नहीं जाता, सिखाया नहीं जाता, हम अच्छे फाइनेंशियल एडवाइज़र के पास जाना नहीं चाहते हैं। एज अ रिज़ल्ट हम अपने फाइनेंसेस को ढंग से मैनेज नहीं कर पाते। ईगो का कितना रोल है? ईगो का तो बहुत रोल है कि हम तो डॉक्टर हैं, हमें तो सब पता है, हम किसी से क्यों पूछें? हम किसी से क्यों पूछें, और हम पढ़ लेंगे, और हमारे तो इस ऐप में बता रहा है कि टॉप म्यूचुअल फंड कौन से हैं, उसमें लगा दो। प्रणव, कौन से अच्छे म्यूचुअल फंड हैं? सर ये अच्छे हैं, इसमें लगा दीजिए आप। ठीक है, हमारा आंसर यही हो सकता है, हम यही देते हैं आंसर। लेकिन अगर आप ढंग से इन्वेस्ट करना चाहते हैं, यू हैव टू मेक अ फाइनेंशियल प्लान प्रॉपर। ये मैं कह रही हूँ ना, सब काम कर सकते हैं, कहीं मतलब नहीं, सब काम करने चाहिए। अपने टाइम, मनी, एनर्जी, बहुत एनर्जी के बारे में, क्योंकि अगेन मैं तो हर चीज़ मेंटल हेल्थ से ही रिलेट करूँगी, वो नेचुरली अब हो गया है। एनर्जी के लिए मैं बहुत कंजर्वेटिव अब हो गई हूँ कि कहाँ कितनी खर्च करनी है, बी इट फिजिकल या मेंटल एनर्जी। जस्ट बिकॉज आई कैन डू अ लॉट ऑफ स्टफ डज नॉट मीन आई विल और आई वांट टू डू इट। अब उतनी एनर्जी अगर मैं काम में लगाऊँ या कुछ बेटर चीज़ में लगाऊँ तो मे बी वो एक्सपोनेंशियल और बेटर गेन आएगा। तो मैं हर चीज़ नहीं कर सकती हूँ। मैं एडवाइस भी यही देती हूँ कि आप सब चीज़ें मत करो, फाइंड बेटर पीपल हु कैन डू दैट फॉर यू। डेफिनेटली, इट इज़ वेरी वेरी ट्रू। एंड आपको स्पेसिफिक टाइम अपने मेंटल स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए भी रखना चाहिए। मेडिटेशन करें, चाहे मूवी देखें, चाहे घूमने जाएं, तो ये सब चीज़ें भी बहुत ज़रूरी है, एंड दैट हैज़ टू बी डेली डन। सर यही तो यंगर जनरेशन कर रहे हैं, तभी तो पैसे नहीं बच रहे। सब घूम रहे हैं, मसूरी में जाम लग गया है, सब ने गाड़ी EMI पे खरीद ली, सब पे क्रेडिट कार्ड है, इसीलिए तो बचत नहीं हो रही। वो वर्क लाइफ बैलेंस के चक्कर में आगे ही निकल चुके हैं पूरी तरीके से। वर्क लाइफ बैलेंस ज़रूरी है, पैसे को बचाना भी ज़रूरी है, और पैसे को खर्च करना भी ज़रूरी है। तो जैसे मैंने कहा कि 30% बचाना बहुत ज़रूरी है, बाकी आप खर्च करें। नॉर्मल चीज़ें पूछूंगी जो लोग, मुझे पता है रोज़ आपका दिमाग खाते होंगे, रोज़ पूछते होंगे ये चीज़। 3 चीज़ें डॉक्टर प्रणव आप बताइए जहाँ हम इन्वेस्ट कर सकते हैं आज। हमें अपने इन्वेस्टमेंट को पहले हमें अपने लाइफ को सिक्योर करना चाहिए। हेल्थ इंश्योरेंस, कार इंश्योरेंस, होम इंश्योरेंस,
ये सारे इंश्योरेंस पहले कवर करने चाहिए। दूसरा, हमारे पास 6 मंथ्स का कंटिजेंसी फंड होना चाहिए, मतलब हमारी नौकरी छूट जाए, कुछ हो जाए तो इमरजेंसी फंड हमारा 6 मंथ्स ऑफ आवर सैलरी वो अलग होना चाहिए, सेफ इन्वेस्टमेंट में होना चाहिए, या सेविंग अकाउंट में या एफडी में कर सकते हो, वो होना चाहिए। उसके बाद फिर आप इन्वेस्ट करोगे, आप उसमें फिर आप सिप इज़ द बेस्ट वे ऑफ इन्वेस्टमेंट। सिप में भी आप लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप होते हैं, फ्लेक्सी कैप होते हैं, बैलेंस फंड होते हैं, वो आपके गोल के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो उसके अलावा जब आपका पैसा उतना ज़्यादा हो जाए कि आपको किसी लैंड की ज़रूरत है जिसमें आप घर रहना चाहते हैं, तब आप उसके लिए उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। और कुछ अमाउंट आप 10% गोल्ड में या सिल्वर में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बिल्कुल, कल ही मुझे किसी ने बोला गोल्ड जब खरीदने जाओ तब महंगा, तो यही हो रहा है, जब सोचते हैं लेंगे तब महंगा ही है। बट नॉट मोर देन 10% ऑफ योर टोटल नेटवर्थ। अच्छा, ठीक है सर। डॉक्टर्स को फिनेंशियल एडवाइज़र रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए? जो खुद मैनेज कर सकता है और जिसको इतनी अंडरस्टैंडिंग है हर चीज़ की, जो रेगुलरली न्यूज़पेपर, इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ता है, जो वेल्थ की मैगजीन्स जो आती हैं उसको नॉलेज करता है, उसको ज़रूरत नहीं है। देयर आर सर्टेन क्वेश्चंस विच नीड टू बी आंसर्ड कि अगर आपको सब पता है आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आप नहीं कर सकते हैं तो यू शुड टेक अ फाइनेंशियल एडवाइजर हेल्प। दिन के अराउंड कितने घंटे लग जाएंगे अगर मैं आज शुरू करूं फॉर एग्जांपल? अगर मुझे खुद ही करना है, मैंने जिद पकड़ ली है, कितने घंटे लगेंगे रोज़ के, जो मुझे इतना टाइम इसमें देना है भाई? अगर आप हफ्ते में एक दिन 1 घंटा फॉर नेक्स्ट 1 ईयर देंगे तो आपको काफ़ी नॉलेज हो जाएगी। बट वो 1 घंटा आदमी देता नहीं है क्योंकि वो आपका इंटरेस्ट नहीं होता। जिसको इंटरेस्ट है वो ज़्यादा भी देगा और जिसको नहीं है वो नहीं देगा। अब हमारी एज में तो ना हमें ज़्यादा मेडिकल कॉलेज वाली लर्निंग अभी ज़्यादा है, तो कितना आपको लगता है आपके पीछे एनेस्थेटिस्ट, फिजिशियन सब भागते रहते हैं कि प्लीज़ पीएससी क्लियर कर दो, प्लीज़ कर दो? क्योंकि कॉलेज में तो हमें याद है, हम तो हाथ पैर जोड़ के एनेस्थेटिस्ट के हमारा मरीज क्लियर कर दो, कैसे ही कर दो। तो आपके पास अभी भी ये रहता है कि हमें क्लियरेंस दे दिए, कैसे ही दे दो, बस दे दो, हमें तो पेशेंट ऑपरेट करने दो? तो क्लियरेंस मेडिकल कॉलेजेस में ये ज़रूर रहता है, लेकिन प्राइवेट सेटअप में सर्जन यूजली फिजिशियन के साथ एसोसिएटेड होता है और उनके पास पेशेंट को भेजता है कि प्री एनेस्थेटिक एग्जामिनेशन करें। फिजिशियन एक अपना रेस्पिरेटरी पॉइंट ऑफ व्यू से, कार्डिक पॉइंट ऑफ व्यू से पेशेंट को एग्जामिन करता है और उसमें लिख देता है कि पेशेंट फिट फॉर सर्जरी। बट पीएससी मतलब प्री एनेस्थीसिया एग्जामिनेशन, मतलब एनेस्थीसिया से पहले एग्जामिन करना, दैट इज़ द रोल ऑफ एन एनेस्थेटिस्ट। उसको चेक करना होता है कि पेशेंट को मैं एनेस्थेटाइज कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, मुझे क्या प्रॉब्लम्स आएंगी उस एनेस्थीसिया देने में। उस पेशेंट को समझाना होता है कि मैं आपका पूरा ख्याल रखूँगा। पेशेंट जब एक प्री एनेस्थेटिक एग्जामिनेशन के पास मेरे से बाद ही आता है तो वो कॉन्फिडेंटली आता है, और बिना उसके आता है तो डरा हुआ आता है कि पता नहीं क्या होगा मेरे साथ। तो इतना बड़ा डिफरेंस होता है पेशेंट की साइकोलॉजी में। एज अ साइकेट्रिस्ट आप समझ सकते हो कितना पेशेंट डरा हुआ है और कितना नहीं डरा हुआ है, कितना डिफरेंस है। उसको लोग समझने को तैयार नहीं है। मैंने बहुत कोशिश करी समझाने की कि दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पेशेंट। हम उसको एयरवे एग्जामिनेशन है, हम उसको ट्यूब डाल पाएंगे या नहीं डाल पाएंगे, वो एनेस्थेटिस्ट ही एग्जामिन करता है। हम उसको पोस्ट ऑपरेटिव कैसे मैनेज कर पाएंगे वो हमें करना है। तो एक ही कंसेप्ट कि फिजिशियन कर लेगा पीएससी, ये बहुत ही गलत और मिसगाइडेड कंसेप्ट है जो कि हमें ठीक करना चाहिए। थिंक्स बिल्कुल सर। अब बस छोटे छोटे एक आधे क्वेश्चन मेरे और हैं। ऑर्थोपेडिशियन कितना पीछे पड़े रहते हैं मेरे पेशेंट को क्लियर कर दो, क्योंकि हमने तो सारे इंटरनेट पे मीम्स यही देखे हैं कि एनेस्थीसिया वाले भगवान हैं, गायनी वाले सर्जन और ऑर्थो वाले पीछे रहते हैं, बस किसी तरह हाथ पैर जुड़वा लो। फर्स्ट ईयर एनेस्थीसिया वालों से कह दो मेरा पेशेंट क्लियर कर दे, नहीं तो सुबह मेरी बहुत डांट पड़ेगी। तो जिस कॉलेज में मैं ट्रेन हुआ उसमें हमने आज तक कोई पेशेंट मना नहीं करा, कोई पेशेंट मना नहीं करा। हर पेशेंट सर्जरी लायक होता है, उसको ठीक करना पड़ता है सर्जरी से पहले कि अगर वो ठीक नहीं है तो ऑप्टिमाइज़ करना पड़ता है। लेकिन ऐसा कोई पेशेंट नहीं होता जिसकी कोई सर्जरी ना हो सके, कोई भी नहीं होता। हमें उसको ऑप्टिमाइज़ करने की ज़रूरत होती है। अगर है तो उसे ऑप्टिमाइज़ करना चाहिए, क्योंकि जो भी पेशेंट आए वो बेस्ट पॉसिबल कंडीशन में होना चाहिए जिससे कि उसको पोस्ट ऑप कॉम्प्लिकेशन ना हो। तो हम कभी पेशेंट को मना नहीं करते, हम उसे ठीक करके फिर लेते हैं।
ठीक है सर, लास्ट क्लोजिंग क्वेश्चन मेरा, कितने लोग पीछे पड़ के भागे आपके कि भाई डॉक्टर साहब आपने बोला था यहाँ पैसे लगवा दो, अब मैं क्या करूँ? ऐसा भी हुआ है कि कोई लोग पड़ गए मेरे बहुत पैसे लगवा दिए, अब मैं क्या करूँ, अब मैं तुम ही बताओ मुझे मैं क्या कर सकता हूँ? हाँ, होता है ऐसा, लेकिन फॉर्चुनेटली मेरे जो लोग हैं वो मेरे पे कॉन्फिडेंट हैं, उन्होंने मेरे अलावा बाकी बंद कर दिए। एंड ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मिला मुझे कि जो लोअर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस था, जो मेरे स्टाफ थे, उन्होंने मुझसे कभी कुछ नहीं कहा। क्यों? क्योंकि वो 20,000 में से 2,000 5,000 बचा रहे हैं, वो अपने रिटायरमेंट के लिए, बच्चों के लिए लॉन्ग टर्म बचा रहे हैं। जो डॉक्टर्स हैं या जिनके पास ज़्यादा पैसा है, वो थोड़ा पैसा, कई जगह पैसा लगा रहे हैं, वो थोड़ा सा कम होता है तो घबराहट होने लगती है उन्हें। तो वो घबराहट नहीं होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और जब आप कंटिन्यूसली मेहनत करते रहते हैं, जब आप कंटिन्यूसली पैसा लगाए रहते हैं, या जब कोई भी काम में कंटिन्यूस मेहनत करते हैं, तो आपको रिजल्ट अच्छा ही देते हैं। सर सच में मज़ा आ गया बात करके, यू आर वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड इतनी नॉलेज है आपके पास, मैं तो ऐसा मन कर रहा है कल तक यहीं बैठे रहें, पूछती रहूँ आपसे। सो थैंक यू सो मच डॉक्टर गुप्ता, आप आए, आपने इतनी इन्फॉर्मेशन, स्पेशली एनेस्थीसिया को लेके तो मेरा दिमाग खुल ही गया है मुझे लगता है, एंड स्पेशली कनेक्टिंग इट विद फाइनेंस। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन आवर पॉडकास्ट एंड एजुकेटिंग आवर ऑडियंस इन सब चीज़ों के बारे में। एनी क्लोजिंग रिमार्क्स सर? Thank you. You are doing very, very good work, and I hope your podcast reaches to the maximum number of people, and wish you all the best. थैंक यू सर। आपके हिसाब से एनेस्थीसिया और फाइनेंस में सेम चीज़ या ओवरलैपिंग चीज़ क्या है? ओवरलैपिंग है कि कॉन्फिडेंस होना चाहिए। जब मार्केट गिर रहा है, जब पेशेंट की तबीयत ख़राब हो रही है, तब भी आप कॉन्फिडेंटली उसे मैनेज कर रहे हैं। कमिटमेंट होना चाहिए कि मैं एनेस्थीसिया बहुत कायदे से करूँगा, पढ़ता रहूँगा कंटिन्यूसली। ऐसी फाइनेंस में आप कंटिन्यूसली नॉलेज गेन करते रहोगे। आप फियरलेस होने चाहिए। पेशेंट की तबीयत ख़राब हो रही है या मार्केट गिर रहा है, आपको डर नहीं लगना चाहिए। आपके अंदर एक सर्टेन कैरिज्मा होना चाहिए। जब आप पेशेंट को मिलो, तब पेशेंट को इतना कॉन्फिडेंट हो जाए कि मेरा तो ये ख्याल बहुत अच्छी तरह से रखेंगे। जब आप उन्हें समझाओगे प्री ऑपरेटिव एग्जामिनेशन में कि मैं आपका पूरा अच्छी तरह से ख्याल रखूँगा, आपको कोई दर्द, दिक्कत, परेशानी नहीं होने दूँगा, तो वो ऐसे ही सिमिलरली हम फाइनेंस में भी जब हम अपने क्लाइंट्स को समझाएं कि भाई आपका फाइनेंस प्रॉपरली मैनेज किया जाएगा, तो दैट इज़ वेरी गुड। दिस इज डॉक्टर राशि अग्रवाल signing off. See you again next Saturday here back on Voices of Meerut. Bye bye.